दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और उनको आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है और उनका जो सब्जेक्ट है वो मानव भूगोल या फिर आप कह सकते हैं भूगोल है। सब्जेक्ट का नाम भूगोल है और जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें लिखा रहेगा मानव भूगोल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भूगोल से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। तो कुल मिला के आपको वीडियो को देखना है। इसी वीडियो से आप लोगों को मैं 15 से 20 नंबर क्लियर करा दूंगा। 15 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, इसी वीडियो से 15 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसकी 100% गारंटी लेते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके हाई चांस हैं आपकी परीक्षा में आने के इस बार, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सारे क्वेश्चन जो है वो नई शिक्षा नीति पे आधारित हैं, आप सभी को मालूम है। ठीक है, लगभग यूनिवर्सिटियों में बीए फर्स्ट ईयर जो है उसमें फर्स्ट ईयर वाले जो सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उसमें कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव यानी कि टिक वाले पेपर कराएंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर लिखित ही होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आपकी यूनिवर्सिटी में अगर लिखित है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो तो पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। चलिए, आपको इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन के विद्वान फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए जब भी आप गूगल पर सर्च करें। ठीक है, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में। तो फ्रेड, ठीक है, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, और रिक, ओके, फ्रेडरिक। उसके बाद आपको इनका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक और आगे रेटजेल है, तो रेट जेल आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, जब भी अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो इसके निर्माता ये हैं। वहीं पर एक समाजशास्त्री आप कह सकते हैं विद्वान हैं, इनके अनुसार अलग अलग परिभाषा है मानव भूगोल की। तो वहीं पर कुमारी सेम्पुल के अनुसार इसकी परिभाषा ये है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 85 वर्ड में आंसर देना होता है, 2 ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अति लघुत्तरीय बेस के हैं, लेकिन इन्हीं में थोड़ा बहुत ऐड करके लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अति लघुत्तरीय में रहेंगे, वही आपको लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, इसके बारे में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, हाई चांस है आपकी परीक्षा में आने के लिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय किसी क्षेत्र या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम उत्पाद संभव होता है तथा व्यक्ति प्रति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर उच्च होता है और अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। ठीक है, और संक्षेप में जब किसी समय व परिस्थिति विशेष में जिसमें प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। बस आपको इतना ही लिख देना, तब पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव बस्तियों के प्रकार बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। नंबर 1 पे लिखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पे लिखना है एकाकी अथवा परिकीर्ण बस्तियाँ। दूसरा नंबर है संयुक्त बस्तियाँ। तीसरा है अपखंडित बस्तियाँ। और चौथा जो है वो आपको लिख देना है सघन या गुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, तो आपको इनके प्रकार इसी प्रकार लिख देना है जो मैंने आपको 4 बताएं। अगर यही इसकी परिभाषा के लिए आ जाए तो परिभाषा में आप लिखिएगा कि मानव बस्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं जिनको किसी बस्ती में, ठीक है, मकानों या झोपड़ियों, यंत्रगार, स्नानगार तथा आर्थिक कार्य संबंधी अन्य भवन आदि की, ठीक है, आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। बस पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है कि मानव अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्थाएं बताइए। मानव अर्थव्यवस्था के विकास की, ठीक है, अवस्थाएं हैं, तो आपको लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है इसका आंसर। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर 1 पे लिखना है, ठीक है, कृषि विकास। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 है कृषि विकास। की वजह से आप सभी को मालूम है कि जो मानव की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर अर्थ यानी कि कृषि में अच्छा उनका विकास हुआ, अच्छी फसल हुई। ठीक है, और 2 नंबर पे आपको लिख देना है, ठीक है, औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास जैसे लौह युग, वर्तमान युग। ठीक है, तो औद्योगिक विकास से भी इसमें प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, विकास होता है। और 3 नंबर पे आप लोग लिख देना है, ठीक है, कि आदिमकालीन अवस्थाएँ, सॉरी, आदिमकालीन अर्थव्यवस्थाएं। आपको इतना लिख देना, 3 ही लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ये 3। ठीक है,
अवस्थाएं हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है कि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे आप लोगों को लिखना है क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम की बात हो रही है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे है पश्चिम सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश। नंबर 2 है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश। नंबर 3 है मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है। और 5 नंबर पे आप लोगों को लिख देना है पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश। और आप लोगों को 6 नंबर पे लिख देना है क्या, इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश। बस आपको इतने ही लिख देने, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसकी प्रमुख जनजातियों के बारे में लिखिए। तो नंबर 1 पे आप लोगों को लिखना है सेमांग, सकाई, बद्दू तथा खिरगीज, जो कि एशिया में है, ठीक है। और आप लोगों को दूसरे नंबर पे लिख देना, एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे लिखना है पिग्मी, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। 3 नंबर पे आप लोगों को लिख देना है बोरो, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और नंबर 4 आपको लिख देना है, ठीक है, लिप्स, जो कि यूरोप में है, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही लिख देना है, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है बस। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, बताइए। तो जनसंख्या है, ठीक है, उसके घनत्व से आप क्या समझते हैं या फिर उससे क्या आशय है, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये भी आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए पूरी तरह हेल्पफुल है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जनसंख्या के बारे में आपको लोग लिखना है कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या एवं उसी क्षेत्र के, ठीक है, उसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात उस क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग की किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र पर, ठीक है, औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और कितनी जनसंख्या निवास करती है को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व क्षेत्र और जनसंख्या के मध्य अनुपात को इंगित करता है, ठीक है। तो आप बस इतना ही लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि थारू जनजात के बारे में लिखिए। तो थारू जनजात से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हाई चांस है इस क्वेश्चन के आने का, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, या आपके विस्तृत उत्तर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखना है कि थारू जनजात 2 है, ठीक है। थारू जनजात का निवास क्षेत्र उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिम भाग में नैनीताल जिला व उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में पूर्व से लेकर, ठीक है, पूर्व से लेकर गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक फैला है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत, पदीय और शिवालिक क्षेत्र में नैनीताल, गोंडा, खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती जिले में है, ठीक है। थारू जनजात का सबसे अधिक जमाव नैनीताल जिले के बिल्हारी परगना की, ठीक है, नानकमत्ता, किलपुरी तथा टनक, ठीक है, टनकपुर बस्तियों के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है थारू जनजात के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आदिवासियों की कोई 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने के हाई चांस है। तो नंबर 1 पे आप लोगों को लिख देना है, नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण अधिवासों में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कृषक के अतिरिक्त वैश्य, ब्राह्मण, नाई, धोबी, कुम्हार, लुहार एवं अन्य शूद्र जाति के लोग सभी अपना कार्य करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 पे लिखना है कि ग्रामीण अधिवासों में कृषि की प्रधानता होती है। आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होती है। बस ये 2 विशेषताएं हो गई जो कि ग्रामीण आदिवासियों की जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो कि मैंने आपको बताया। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम बताइए। नंबर 1 पे लिखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नंबर 1 पे लिखना है अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ठीक है, अफ्रीका में सवाना कहते हैं। 2 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में, ठीक है, डाउनलैंड कहते हैं, ठीक है। और 3 नंबर है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, कंपास और लानोज कहते हैं, ठीक है। उस जो कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनके नाम अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस की 3 शाखाओं के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं, होमो सेपियंस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखना है आप लोगों को, ठीक है, नंबर 1 पे लिखना है कि रोडेशियाई, ठीक है, रोडेशियाई, ठीक है, रोडेशियाई
और नंबर 2 पे आप लोगों को लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नंबर 2 पे लिखना है आप लोगों को ग्रीमाल्डी, ठीक है, ग्रीमाल्डी, ओके, ग्रीमाल्डी लिखना है, ठीक है। और 3 नंबर पे आप लोगों को लिखना है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 नंबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसमें लिखना है कि क्रोमेगनन मानो, ठीक है, क्रोमेगनन, ठीक है, मानो। तो बस आपको इतनी 3 हैं और तीनों लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव प्रजाति से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो मानव प्रजाति के बारे में आप लोगों को लिखना है, आंसर में लिखना है कि मानव शक्तियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय और प्राणशास्त्रीय संकल्पना के ठीक है, संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षण के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है, और अलग अलग जो हमारे आप लोग कह सकते हैं विद्वान हैं, उनके अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषा है। तो आप लोग इसके बारे में अधिक आप अपनी सीरीज और क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिएगा। सबसे मुख्य बात ये, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जो सीरीज चल रही है उसको ज़रूर खरीदें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के उपागम के बारे में लिखिए। तो आपको आंसर में लिखना है कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव वर्गों और उनके वातावरण के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का तथा मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के कई पक्ष हैं। मानव भौगोलिक अध्ययन के मुख्यतः 4 उपागम है। नंबर 1 है परिस्थितिकी, ठीक है, नंबर 1 है परिस्थितिकी उपागम, 2 नंबर पे है क्षेत्रीय या स्थानीय, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय या स्थानीय उपागम, और नंबर 3 पे लिखना है, ठीक है, व्यवहार परक उपगम, ठीक है, उपागम, और नंबर 4 पे आप लोगों को लिख देना है मानव कल्याण संबंधी उपागम। बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एक एक क्वेश्चन छाँट कर रखे हैं मैंने। इनका आंसर आप लोग मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार तो आप ध्यान ही देंगे, साथ साथ में इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग गूगल पे सीरीज पे क्वेश्चन बैंक में ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएँ। ये शायद क्वेश्चन हो चुका है क्या छात्रों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। फिलहाल अगर नहीं हुआ तो इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला प्रश्न है कि नगरीय अधिवास क्या है। तो नगरीय अधिवास के बारे में आप लोगों को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर में लिखना है कि नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र होते हैं। नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा यातायात एवं परिवहन साधनों आदि का समुचित विकास होता है। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में लिखिए। तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। आपको लिखना है, ठीक है, जो कि प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार इसकी परिभाषा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, ठीक है। आपको इनका जो परिभाषा इन्होंने दी है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। बस इतना ही लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अधिक आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहें तो गूगल पे अपनी क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। आप लोग भी पूरा वीडियो देखते नहीं, कुछ ही छात्र हो जो यहाँ तक अभी तक हैं और बाकी तो हट गए। कोई बात नहीं है, जो पढ़ेगा वही पास होगा, उसी को समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो उनको ही समस्या होगी, बाद में पूछेंगे सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, वैसे बता दीजिए। तो सारी चीज़ें मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, तब भी आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। मत किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल है वीडियो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखिए। बहुत ही जनरली क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख ही लेंगे, मुझे आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपकी परीक्षा में, ये चाहे लघु उत्तरीय में आए चाहे विस्तृत उत्तरीय में आए, ठीक है, या फिर आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में आएगा, इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा, कम से कम 500 शब्दों में। अगला प्रश्न है, तो फिलहाल जनसंख्या विस्फोट तक की ही क्वेश्चन है, लगभग इसमें 17 से 18 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे थे, क्योंकि एक एक छाँट के मैंने रखे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। तो सारे जो क्वेश्चन हैं जो मैंने बताया, इनका आंसर आप लोग एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी गलती आप लोगों के अंदर मन में भ्रम ना रह जाए, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अभी गूगल पे अपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ इस क्वेश्चन के आने के पूरे 100% चांस है, ठीक है।
ओके, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी क्वेश्चन हम आप तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बस आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए मॉडल पेपर वो ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।